आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम जो है एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें कि बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर जिसमें हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, और एबायोटिक फैक्टर जिसमें एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर में और भी चीज़ें हैं, सॉइल है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर के एक सिस्टम बनाते हैं। वैसे माना जाए तो इकोसिस्टम पूरी धरती ही एक प्रकार का इकोसिस्टम है, पूरा बायोस्फीयर एक प्रकार का ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह काम करता है। मगर ये जो इकोसिस्टम है इसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है जो है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब हुआ कि जो कि ज़मीन पर पाया जाता है, जैसे कि ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। वहीं पर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हम लोग पॉन्ड, लेक, लैंड, वेटलैंड, रिवर, यूस्चरीज, ये सब होती हैं। वहीं पर जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, तो इसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं, जिसको कि इंसान ने खुद बनाया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कि फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, किस प्रकार से एनर्जी ट्रैप होती है, किस प्रकार से एनर्जी लॉस होती है। इन सभी चीज़ों को, ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर हम लोग समझें तो इसमें बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स मिल करके जो एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हम लोग वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग शुरू करें तो जो सबसे बॉटम लेयर पे हुआ, ग्रासेस हो गई आपकी, उसके ऊपर हम लोग गए तो हर्ब्स हो गए, उसके ऊपर हम लोग गए श्रब्स हो गए, उसके ऊपर गए तो ट्रीज हो गए। अब इन सभी जगहों पर जो एनिमल है या इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब चेंज होते चले जाएंगे और इसी प्रकार से इनका इकोसिस्टम भी बदलता चला जाएगा। ग्रासलैंड का इकोसिस्टम अलग होगा तो ट्री का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग होगा। तो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन जो जी बॉटम में है वो सबसे नीचे की तरफ और टॉप पे है वो सबसे ऊपर की तरफ पाया जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल के हिसाब से इकोसिस्टम को अलग अलग तरह से समझा जाता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक इंटरेक्शन एक दूसरे में पाया जाएगा। सबसे पहले पाए जाएंगे उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक जो है सॉइल पार्टिकल होंगे। ये क्या करते हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो जो एनर्जी आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। और यहाँ पर इसके अंदर जो डिज़ोल्व इनऑर्गेनिक एसिड होंगे या बहुत सारे जो डेट्रियस कंपोनेंट पड़े होंगे, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये फ्लोटिंग जो है ऑटोट्रॉप्स हैं, ये जो है एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। इसमें एल्गी है और भी बहुत सारे सबमरीन प्लांट्स हैं जो कि इसके अंदर पाए जाएंगे। ये जो छोटे छोटे एल्गी हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनको जू प्लैंक्टन जो है, जो कि फ्री स्विमिंग होते हैं, बॉटम डवेलर्स होते हैं, ये इनको खा जाएंगे। यहाँ पर फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉटम ऑफ द पॉन्ड पर पाई जाती हैं। इसके बाद ये जो एनर्जी है ये फिर आगे जो है जाके आगे बढ़ेगी। इसने, इन सब ने जो एनर्जी ट्रैप की है, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक हैं, उसने जो रेडिएंट एनर्जी थी उसको ट्रैप कर लिया है और वो सारे जो है वो सारे जो स्पीसीज जो कि रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप करती हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद अब ये जो एनर्जी ट्रैप हुई है इसका फर्दर यूज़ बाकी जो ट्रॉपिक लेवल हैं वो करेंगे। प्रोड्यूसर के बाद डिकम्पोजर शुरू हो जाए, प्रोड्यूसर के बाद जो है कंज्यूमर्स,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से शुरू हो जाएंगे। फाइनली डिकम्पोजर्स होंगे जो कि एनर्जी को अब बाद में रिलीज़ कर देंगे और एनर्जी रिलीज़ करके फिर से इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी प्रोडक्शन वो है कि कितना जो है, कितनी जो रेडिएंट एनर्जी थी उसको ट्रैप कर लिया गया है, उसको इस्तेमाल कर लिया गया है और उससे बायोमास में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकालते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग ग्राम पर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में इसको कैलकुलेट किया जाता है। बायोमास जो होता है, बायोमास का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक सीड लगाया, अब वो सीड पहले बहुत छोटा सा होगा लेकिन उसने धीरे धीरे एनर्जी को स्टोर किया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को उसने स्टोर किया और स्टोर करते करते जो उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा बल्की हो गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर जमा हुए, मगर ये हमको मिलेगा नहीं, ये जो है पेड़ पौधे को पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो जो मिलेगा वो क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो कि पेड़ पौधे ने इसमें कुछ से कुछ एनर्जी जो होगी वो रेस्पायरेशन में लॉस कर दी होगी। तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जितनी ये फोटोसिंथेसिस से आई, उसमें रेस्पायरेशन से जो लॉस कर दी उसको जब हटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी यही अवेलेबल बायोमास है। अब ये आगे के ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होगा। तो आगे का जो है जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और इसमें जो प्लांट स्पीसीज होती हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ड्राई मास के हिसाब से, पूरे बायोमास का अगर हम लोग पूरे बायोस्फीयर का हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑर्गेनिक जो है मैटर का है। इसमें से ओशन में जो है वो 55 बिलियन टन्स होता है, तो जो बाकी बच गया वो हमारा टेरेस्ट्रियल हुआ। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी के बाद आते हैं डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन जो है ये हमारा वो लेवल है जहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि जो अर्थवर्म है वो फार्मर्स का फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था उसने इसको क्या कर दिया, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को उसने तोड़ दिया, तोड़ करके सिंपल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर को अलग अलग कर दिया और इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डेड प्लांट होंगे, लीव्स होंगी, बार्क्स होगी, फ्लावर्स होंगे, ये सब जो होंगे, यहाँ तक कि जो एनिमल रेजिड्यू हैं, फीकल मैटर है, तो इसमें जो बहुत सारी डेट्रियस साइकिल होती है, ये जो मैटर होते हैं इनको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, फ्रेगमेंटेशन करना, लीचिंग करना, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो जो है बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ करके छोटे मॉलिक्यूल में बदलने की जो है प्रक्रिया है। डेट्रियस जो साइकिल है वहाँ पर जैसे अर्थवर्म जो करता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देगा, फ्रेगमेंटेशन कर देगा। लीचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो जो सॉइल है उसको उसमें जो है जाके पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत सारे जो एंजाइम होंगे उनको बैक्टीरिया और फंजाई क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन करेंगे और किसी भी इस एंजाइमेटिक एक्शन होगा और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे वो टूट जाएंगे, टूट करके छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे और ये जो प्रोसेस होती है इसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबोलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज़ होगी। इसके बाद ह्यूमिफिकेशन इस प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, सॉइल में ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, ट्विंग है या जो है काउ डंग है,
इनमें सब में क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेंगे और ह्यूमस का फॉर्मेशन करेंगे। और ये ह्यूमस जो होता है हम लोग जानते हैं, जो फील्ड होती है, क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो ह्यूमस होता है ये डिग्रेड कर जाता है माइक्रोब्स की वजह से और ये जो सारी प्रोसेस होती है इसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि मिनरल्स इसके अंदर रिलीज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है इसको, ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग जो है प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल किया जाता है केमिकल जो है कंपोजिशन ऑफ जो है डेट्रियस या क्लाइमेटिक फैक्टर, नमी कितनी है, कितना टेम्परेचर है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, एयर की वेलोसिटी कितनी है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इसको कंट्रोल करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अब ड्राई लीव्स पड़ी हैं मगर उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या वो इतनी जल्दी जो है डिटोरिएट करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर लीव्स हैं और किसी जगह वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल है, वो वेट हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो गल जाएंगी और बहुत जल्दी वो डिकम्पोज कर जाती, क्योंकि उनको बैक्टीरिया, फंगस, ये सब बहुत आसानी से उसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। अब फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल कंडीशन होगी, इस पर भी ये डिपेंड करेगा। एनर्जी फ्लो, अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होंगे वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को जो है ट्रैप करने का काम करेंगे। जो रेडिएशन सन से आता है उसका सिर्फ 2% जो है सिर्फ 2% अमाउंट होता है जिसको कि ट्रैप किया जाता है, जिसको ऑटोट्रॉफ फिक्स कर पाते हैं, और ये 2% ही इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। तो ये जो हमारा जो एनर्जी फ्लो है, एक लेवल से जब दूसरी लेवल पर जाता है तो सिर्फ 10% बचता है। इस प्रकार से जब सेकंड लेवल पर जाएगा तो जो अगर मान लीजिए 100 एनर्जी है तो अगले लेवल पर जाकर के 10 बचेगी, और जहाँ पर 10 है तो अगले लेवल पर जाकर के 1 बचती है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर सारी हर्ब्स आती हैं, वुडी प्लांट्स आते हैं। तो जितने भी चाहे ग्रासेस हों, क्रॉप्स हों, एल्गा हों, ये सभी, या हायर प्लांट्स हों, ये सभी क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। इसके बाद ये फॉर्म करते हैं फूड चेन या फूड वेब। फूड चेन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा, एक ही ऑर्गेनिज्म हंट करता है, फिर उसको अगला, फिर उसको अगला, एक जो है सिस्टम है। जैसे कि मान लीजिए ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, तो ये एक प्रकार से चेन हो गई। फूड वेब वो है जहाँ पर एक को बहुत सारे खा रहे हैं। जैसे ग्रास है तो ग्रास को गोट ने भी खाया, ग्रास को हेयर ने भी खा लिया, रैबिट ने खाया, रैट ने खाया, और फिर उसको जो है अलग अलग जो है एनिमल्स ने उनको खाया। तो इस प्रकार से एक वेब बन जाता है, एक जाल बन जाता है। तो इस प्रकार की जो साइकिल होती है वो वेब कहलाएगी। अब यहाँ पर जो ग्रास है वो क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर ने क्या किया? सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, फिक्स किया, तो वो हमारा हुआ जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और इसमें फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस, ट्रीज, ये सारे आते हैं। वहीं पर अब प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेगा कौन? प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए ग्रास को रैबिट ने खा लिया तो वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पर ये हुआ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और इसमें जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काऊ, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब सेकेंडरी वाले को, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया तो वो हुआ थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और यहाँ पर बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ, ये सब इसमें आएंगे। वहीं पर टर्सरी कंज्यूमर जो है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हुआ, जैसे मैन एंड टाइगर। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन पे हो जाएंगे, और इसके बाद इनमें क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। तो जब ये इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? इनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, ये डिके होना शुरू हो जाएंगे, और फिर एक प्रकार से जो है डेट्रियस फूड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन जो होंगे उसको जो है
डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर से ऑर्गेनिक जो है उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैटर हैं वो फिर से सॉइल में आकर के वापस रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक साइकिल बनती चली जाती है और वो जो इन्वायरमेंट से ही ट्रैप की गई थी एनर्जी और उससे हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने थे वही वो फाइनली फिर आकर के रिलीज़ हो जाएंगे सॉइल में ही। तो जो एनर्जी होती है, इस प्रकार से एनर्जी का जो फ्लो होता है वो जो है हायर से फिर लोअर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो 10% का जो लॉ होता है, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो प्रोड्यूसर में होगी, इसके बाद जैसे हमने बताया यहाँ पर 100 होगी तो यहाँ पर 10 होगी तो यहाँ पर 1 होगी, तो यहाँ पर आते आते ये 0.1 हो जाएगी। तो ये जो लेवल है वहाँ पर धीरे धीरे घटता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चेन होती है वो फॉर्म होती है और ऐसे जो है एनर्जी का फ्लो होता है। थैंक यू।